आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसके बारे में आपने शायद सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर पढ़ा होगा। यह जमीन वक्फ संपत्ति की है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वक्फ संपत्ति क्या है, इसके पास कितनी जमीन है और क्यों आम आदमी इसे नहीं खरीद सकता। हम वक्फ की पूरी कहानी खोल कर रखेंगे। इसकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई, भारत में इसका इतिहास क्या है और आज ये क्यों चर्चा में है। तो तैयार हो जाइए। राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विक्रम इसनोई और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी शब्द है जिसका मतलब है अल्लाह के नाम पर स्थायी रूप से समर्पित करना। यानी कि आपके जमीन, मकान, दुकान या कोई संपत्ति अल्लाह के नाम पर देते हुए ताकि उसका इस्तेमाल धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्यों के लिए हो। एक बार वक्फ में दी गई संपत्ति को न तो बेचा जा सकता है, न ही किसी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मालिकाना हक जो होता है वो अल्लाह के पास माना जाता है। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई जब पैगंबर मोहम्मद के समय हजरत उमर ने खैबर के एक बगीचे को दान दिया। यह उस जमीन की आय से गरीबों, यात्रियों और धार्मिक कार्यों की मदद होती थी। ये थी वक्फ की पहली मिसाल। भारत में ये परंपरा 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के साथ शुरू हुई थी। सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिए विशाल जमीनें दान की थी। मिसाल के तौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के रख रखाव के लिए मुगलों ने वक्फ संपत्तियां दी थी। अब सवाल ये है कि इन संपत्तियों का प्रबंधन कौन करता है। यही आता है वक्फ बोर्ड। भारत में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में सुन्नी और शिया समुदायों के लिए अलग अलग बोर्ड हैं। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन बोर्डों को गाइड करती है। वक्फ बोर्ड के क्या काम होते हैं और वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्य मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, इमामबाड़े, दुकानें, इन सब का रिकॉर्ड रखना होता है और इनसे जो आय आती है उसका सदुपयोग करना होता है। इन संपत्तियों से किराए या लीज की आय को धार्मिक और सामाजिक कामों में लगाना होता है, जैसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई, छात्रवृत्ति या गरीबों की मदद। अवैध कब्जों पर कार्रवाई। अगर कोई वक्फ जमीन पर कब्जा करता है तो बोर्ड उसे नोटिस देता है, कानूनी कार्रवाई करता है और सरकार की मदद से जमीन खाली करवाता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और हॉस्टल बनाने का कार्य भी वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देना। मिसाल के तौर पर हरियाणा में वक्फ बोर्ड का मुख्यालय अंबाला में है, जो वहां की संपत्तियों की देखरेख करता है। बोर्ड ये भी सुनिश्चित करता है कि संपत्तियों का किराया पारदर्शी तरीके से वसूला जाए, जैसे ई नीलामी के जरिए। अब बात करते हैं आंकड़ों की। वक्फ एस्टेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8.72 लाख से ज्यादा की संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। इनकी कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है और सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है। सुन्नी समुदाय की 2,17,161 और शिया समुदाय की 15,006। पश्चिम बंगाल में 80,480 संपत्तियां हैं, जबकि पंजाब में 75,965 और दिल्ली में 1,047 संपत्तियों का वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड है। ये सब संपत्तियां क्या हैं? मंदिर हैं, इसमें मस्जिद है, कब्रिस्तान है,
दुकानें हैं, मकान है और खेत भी हैं। इसका डेटा वक्फ एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पर अपडेट होता रहता है। साल 2006 की एक सच्चर समिति की रिपोर्ट हमें बताती है कि अगर इनका सही प्रबंधन होता तो सालाना 12,000 करोड़ तक की आय हो सकती थी, लेकिन 2023 में आय जो सिर्फ 1,26,000 करोड़ थी, जो 2019 और 20 के मुकाबले में 150 करोड़ से 99% तक कम थी। इसका मुख्य कारण कुप्रबंधन और अवैध कब्जे हैं। आम आदमी वक्फ संपत्तियों को क्यों नहीं खरीद सकता? दोस्तों, वक्फ संपत्तियों का मालिकाना हक अल्लाह के पास माना जाता है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 36 कहती है कि हर वक्फ संपत्ति का पंजीकरण जरूरी है और इसे बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। धारा 52 2013 संशोधन के तहत अवैध कब्जों को हटाने के लिए बोर्ड को विशेष अधिकार है, यानी आप इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए लीज पर ले सकते हैं, वो भी पारदर्शी तरीके से, जैसे ऑनलाइन नीलामी के जरिए। कभी कभी विवाद भी होते हैं, कुछ लोग कहते भी हैं कि बोर्ड ने उनके निजी जमीन को गलत तरीके से वक्फ घोषित किया है। धारा 40 के दुरुपयोग की शिकायतें भी आई। इन बदलावों को सुलझाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। वक्फ का इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब हजरत उमर ने खैबर का बगीचा दान किया था। भारत में ये 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के पास आया। मुगल काल में जामा मस्जिद, ताजमहल जैसी जगहों के लिए वक्फ संपत्तियां दी गई थी, लेकिन ब्रिटिश काल में इसका दुरुपयोग हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जिम्मेदारी सिस्टम में डाल दिया, जिससे अवैध कब्जे बढ़े। 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया, जिसमें इन्हें कानूनी मान्यता दी गई। स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम 1954 बना, फिर 1995 और 2013 में संशोधन हुए। 2024 में नया वक्फ विधेयक लाया गया, जिसमें दावों का सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड पर ज्यादा जोर था, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है क्योंकि कुछ लोग इसे बोर्ड की स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। दोस्तों, वक्फ संपत्ति की सबसे बड़ी चुनौती है अवैध कब्जे, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन, लेकिन डिजिटल सर्वे, ई नीलामी और पीपीपी मॉडल जैसे अन्य कदम जगाते हैं। दोस्तों, वक्फ संपत्तियों की सबसे बड़ी चुनौती है अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन, लेकिन डिजिटल सर्वे, ई नीलामी और पीपीपी मॉडल जैसे कदम उम्मीद जगाते हैं कि अगर इसका सही से उपयोग हो तो ये संपत्तियां न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे समाज के लिए एक वरदान बन सकती है। तो अगली बार जब भी आप वक्फ संपत्ति का साइन देखें तो समझ जाइएगा कि ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है, सामाजिक कल्याण का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी वक्फ बोर्ड की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या इस संपत्तियों का सही से उपयोग हो रहा है? कमेंट में बताएं और अपनी राय भी जरूर दें। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम दोस्तों, मैं मिलते हैं अगली वीडियो में कल रात 8 बजे ठीक हमारे YouTube चैनल अब तक इंडिया पर, एक नई कहानी या एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।